सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक चंद सेकंड की वीडियो ने पूरे दुनिया के होश उड़ा दिए। एक 300 फीट ऊंची खौफनाक पहाड़ी का किनारा, नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई और ऊपर जिंदगी और मौत की जंग लड़ता एक 18 साल का लड़का। इंटरनेट पर देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। क्या सिर्फ एक महंगे आईफोन की वजह से एक बेटे ने अपनी परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया? लोग उस मासूम पर नफरतें बरसाने लगे और उसे अपराधी ठहराने लगे। लेकिन जब इस घटना की असलियत आप जानेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर किस वजह से लड़के ने इतना बड़ा कदम उठाया? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे घटना को शुरुआत से समझते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की गलियों में जाते और इस परिवार की जिंदगी को करीब से देखते तो आपको यकीन नहीं होता कि जिस परिवार में इतनी हंसी खुशी और अपनापन था, वहां कभी ऐसा काला साया भी मंडरा सकता है। 48 साल के मुरलीधर चांदगुड़े अपने परिवार के मुखिया थे। मुरलीधर एक बहुत ही मेहनती इंसान थे जो पेशे से हेवी ट्रॉली के ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइविंग का काम बेहद मुश्किल और थका देने वाला होता है। कई दिनों तक घर से दूर रहना, दिन रात हाईवे पर गाड़ी चलाना, लेकिन मुरलीधर के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं होती। उनका बस एक ही मकसद था, अपने 42 साल की पत्नी संगीता और 18 साल के बेटे कुणाल को एक अच्छी जिंदगी देना। संगीता एक बेहद ही सीधी और शांत स्वभाव वाली घरेलू महिला थी। दोनों की लव मैरिज 22 साल पहले हुई थी। भले ही उस समय मुरलीधर के गांव वाले इस शादी के खिलाफ थे और शादी में रिश्तेदार शामिल नहीं हुए, लेकिन मुरलीधर और संगीता का आपस में प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया बसा ली थी। इस परिवार का सबसे चमकदार सितारा था उनका बेटा कुणाल। कुणाल कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वो अपने माता पिता की आंखों का तारा और बेहद होनहार स्टूडेंट था। 10वीं की परीक्षा में कुणाल ने 92% मार्क्स हासिल किए थे। उसके स्कूल हिमालय पब्लिक स्कूल के मेन गेट पर लगे टॉपर्स के बोर्ड पर कुणाल की तस्वीरें चमक रही थी। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन ऐसी थी कि वो फालतू चीजों में या महंगे शौक से हमेशा दूर रहता था। उसका एक ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। संगीता और मुरलीधर भी अपने बेटे के इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। कुणाल का दाखिला नीट की तैयारी के लिए शहर के एक बहुत ही नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया गया। घर का माहौल बहुत ही सौम्य और प्यार भरा था। कुणाल अपनी माँ संगीता से बेहद प्यार करता। माँ बेटे का बॉन्ड इतना मजबूत था कि कुणाल अपनी माँ के हर छोटे बड़े काम में मदद करता। बाजार से सामान लाना हो, माँ को स्कूटी पर कहीं ड्रॉप करना हो या उनके साथ बैठकर चाय पीना, कुणाल हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखता। संगीता भी घर की रूटीन और डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। उनके व्लॉग्स में साफ दिखता था कि कुणाल कितना सुलझा हुआ और संस्कारी लड़का था। यहाँ तक कि इस परिवार में एक और सदस्य था, शेरू, एक स्ट्रीट डॉग जिसे उन्होंने सड़क से रेस्क्यू करके अपने घर में पनाह दी थी। संगीता और कुणाल शेरू को अपने परिवार के हिस्से की तरह पाल रहे थे। बाहर से देखने पर ये एक ऐसी परफेक्ट फैमिली लग रही थी जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इनके जीवन में सुकून ही सुकून है। लेकिन किस्मत के पन्ने पर इस पूरे परिवार के लिए कुछ और ही दर्दनाक कहानी लिखी जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इस परिवार की नींव हिलने लगी। मुरलीधर के भांजे की अचानक हुई मौत के बाद जब मुरलीधर अपने गांव आए तो रिश्तेदारों के दबाव और परिवार में भेदभाव के चलते मुरलीधर और संगीता के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मुरलीधर ने घर में आना कम कर दिया और वो शहर में ही अलग रहने लगा। 22 साल का खुशहाल रिश्ता अचानक बिखरने की कगार पर आ गया। पति पत्नी की ये अनबन और घर का तनाव 18 साल के कुणाल के मासूम दिल पर गहरा असर डाल रहा था। जो लड़का हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता, वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन और मानसिक तनाव का शिकार होने लगा। वो बस यही चाहता था कि उसके मम्मी पापा के बीच के सारे भेदभाव खत्म हो जाए और वो पुराने दौर वापस लौट आए, जब पूरा परिवार एक छत के नीचे हंसता खेलता था। कुणाल ने कई बार अपने पिता को फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार 21 अगस्त की सुबह एक ऐसी तारीख साबित हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमेशा की तरह कुणाल सुबह 8 बजे अपने घर से नीट की कोचिंग क्लास के लिए निकला, लेकिन सुबह 9:15 पर सेंटर से संगीता के फोन पर एक कॉल आया। कोचिंग वालों ने बताया कि कुणाल आज क्लास में पहुंचा ही नहीं।
ये सुनते ही संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुणाल ने आज तक कभी भी क्लास मिस नहीं की थी। संगीता ने तुरंत कुणाल के नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन फोन बजता रहा और किसी ने जवाब नहीं दिया। घबराहट में संगीता इधर उधर पूछताछ करने लगी। तभी सुबह के करीब 10:15 पर कुणाल के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि कुणाल का एक बेहद परेशान करने वाला मैसेज आया है, जिसमें उसने लिखा है कि वो खवड़िया पहाड़ी की तरफ जा रहा है और खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। ये बात सुनते ही संगीता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने पति मुरलीधर को फोन किया और पूरी बात बताई। मुरलीधर भी सब काम छोड़कर बदहवास हालत में पहाड़ी की तरफ भागे। इधर कुणाल खावड़िया पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था, करीब 300 फीट गहरी खौफनाक खाई के बिल्कुल किनारे पर, जहां जरा सी भी चूक सीधे मौत के मुंह पर ढकेल सकती थी। कुणाल वहां जाकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जब एक नौजवान लड़के को खतरे के निशान पर खड़े देखा तो उन्होंने चिल्लाकर उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन कुणाल के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और बेबसी थी। सुबह के करीब 10:35 हो जाती हैं। किसी ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके इस गंभीर सिचुएशन की जानकारी दी। खबर मिलते ही MIDC वास पुलिस स्टेशन की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई। पुलिस अधिकारी पहाड़ियों के ऊपर पहुंचे, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम नीचे खाई में सेफ्टी नेट और जंपिंग सीट लेकर तैनात होने की कोशिश में लग गई। लेकिन पहाड़ी की बनावट इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि नीचे खड़े जवानों को ऊपर कुणाल की सटीक लोकेशन दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर पहाड़ी पर माहौल पल पल बेहद तनावपूर्ण होता जा रहा था। कुणाल के माता पिता भी भागते हुए पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। संगीता और मुरलीधर अपने बेटे को पहाड़ी के किनारे पर खड़ा होता देख फूट फूट कर रोने लगे। वो लगातार कुणाल से मिन्नतें कर रहे थे कि वो पीछे हट जाए, लेकिन कुणाल का मकसद अपनी जान देना नहीं था। वो तो बस अपने माँ बाप से एक वादा चाहता था, एक ऐसा वादा कि उसके मम्मी पापा अपने सारे झगड़े भुलाकर हमेशा के लिए फिर से एक हो जाए। पहाड़ी के ऊपर जब ये दर्दनाक हादसा हुआ तो कुछ ही मिनटों के अंदर सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक भयानक तूफान आ गया। हर तरफ सिर्फ एक ही खबर तैरने लगी कि 18 साल के एक लड़के ने आईफोन की जिद में आकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लोगों ने बिना सच्चाई जाने कुणाल को एक स्वार्थी, लापरवाह और जिद्दी लड़का ठहराना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जहां पर हर कोई उस मासूम पर नफरतें बरसा रहे थे। यहाँ तक कि ये झूठी कहानियां भी फैला दी गई कि उसकी मां ने अपना मंगलसूत्र बेचकर उसे फोन दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या वाकई में ये पढ़ने लिखने वाला 92% मार्क्स लाने वाला होनहार स्टूडेंट महज एक मोबाइल फोन के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता था? जब हमने इंटरनेट पर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो जो सच हमारे सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। कुणाल के पास पहले से ही एक ठीक ठाक फोन मौजूद था, जिसे उसने अपनी पढ़ाई और नीट की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया था। कुणाल की मौसी और परिवार के करीबी रिश्तेदारों ने मीडिया के सामने आकर साफ साफ बताया कि कुणाल के पिता भले ही एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उनके पास अपनी खेतीबाड़ी थी और घर में पैसों की कोई तंगी नहीं थी। कुणाल की मां संगीता के पास भी अपना स्मार्टफोन था, जिससे वो अक्सर अपने डेली व्लॉग्स के रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। कुणाल का फोन भी एक सेकेंड हैंड शॉप से बहुत ही नॉर्मल कीमत में खरीदा गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बात आईफोन की नहीं थी तो आखिर वो कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने कुणाल को 300 फीट ऊंची खौफनाक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे सस्पेंस का असली राज छुपा था पिछले 3-4 महीनों से चल रहे एक पारिवारिक कलह में। 22 साल पहले मुरलीधर और संगीता ने लव मैरिज की थी, लेकिन करीब 4 महीने पहले मुरलीधर के एक भांजे ने गलत कदम उठा लिया और उसकी मौत हो गई। इस दुखद खबर के बाद मुरलीधर अपने गांव गए। वहां पहुंचने के बाद रिश्तेदारों और मुरलीधर की बहन ने पारिवारिक भेदभाव के चलते मुरलीधर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। संगीता के पिता ने मीडिया को बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का हवाला देते हुए बताया कि मुरलीधर की बहन नहीं चाहती थी कि वो वापस संगीता के पास संभाजी नगर जाए। मुरलीधर को वहीं रोक लिया गया और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जिसने 22 साल पुराने रिश्ते में गहरी खटास पैदा कर दी। मुरलीधर जब संभाजी नगर आते भी थे तो वो अपने घर जाने के बजाय शहर में किसी दूसरी जगह पर रहने लगते थे। एक ही शहर में रहते हुए भी माँ बाप का अलग अलग रहना 18 साल के कुणाल के लिए एक असहनीय दर्द बन चुका था। कुणाल अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता था जितना कि अपने पिता से। वो अंदर ही अंदर इस बात से टूट रहा था कि उसका हंसता खेलता परिवार बिखर रहा है।
घटना से ठीक 1 महीने पहले कुणाल की मां संगीता ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रिश्तों और प्यार की अहमियत की बात की थी। उस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा था कि घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और डिप्रेशन से भरा हुआ था। कुणाल ने कई बार अपने पापा से फोन पर रो रो कर विनती की थी कि पापा आप हमें छोड़कर मत जाओ, वापस घर आ जाओ। लेकिन जब 3 महीने बीत जाने के बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं आए, कुणाल ने अपने मासूम दिमाग में एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने सोचा कि अगर वो अपनी जान को खतरे में डालेगा तो शायद उसके माँ बाप डर जाएंगे और सारे झगड़े भुलाकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। 21 अगस्त की उस मनहूस दोपहर को खावड़िया पहाड़ी पर करीब 2 से ढाई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहाड़ी के ऊपर कुणाल बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी मां संगीता रो रो कर उससे पीछे हटने की भीख मांग रही थी, तो दूसरी तरफ उसके पिता मुरलीधर बेबस खड़े थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार कुणाल को समझाने की कोशिश कर रही थी। कुणाल अपनी जान देना नहीं चाहता था, वो तो बस अपने पिता से एक पक्का वादा चाहता था कि वो घर वापस लौटेंगे। इसी बीच दोपहर के करीब 1 बज जाते हैं। मुरलीधर को लगा कि कुणाल का ध्यान थोड़ा सा भटका है। एक पिता का दिल अपने बेटे को खतरे में देखकर तड़प उठा और मुरलीधर ने सोचा कि अगर वो फुर्ती से आगे बढ़कर कुणाल को खींच लेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। मुरलीधर ने बिना अपनी जान की परवाह किए तेजी से झपट कर कुणाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुणाल पहाड़ी के बिल्कुल खतरनाक किनारे पर खड़ा था। अचानक हुए इस धक्का मुक्की और खिंचाव में दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। कुणाल का पैर नीचे खाई की तरफ स्लिप हो गया और पीछे गिरने लगा। मुरलीधर ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे कसकर जकड़ रखा था, लेकिन उस खिंचाव के फोर्स में मुरलीधर भी खुद को संभाल नहीं पाए और बाप बेटे दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए 30 फीट गहरी खाई में सीधे नीचे जा गिरे। महज 10 कदम की दूरी पर बैठी मां संगीता ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को इस तरह से तबाह होते देखा तो उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उस भयानक मंजर को देखकर संगीता के पास जीने की कोई वजह नहीं बची। बिना एक पल की देरी किए संगीता उठी और दौड़ते हुए उस खाई में छलांग लगा दी। नीचे 8 से 10 फीट बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें और पत्थरों का ढेर था। 300 फीट ऊंचाई से गिरने के कारण तीनों की मौके पर दर्दनाक हो गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड के जवान और पुलिस अफसर भी घायल हो गए, लेकिन अफसोस वो उस परिवार को नहीं बचा सके। डीएसपी और पुलिस की शुरुआती जांच में ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इस केस का आईफोन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से पारिवारिक कला और मेंटल डिप्रेशन का नतीजा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच तो इसके बाद सामने आया। कुणाल जिस सपने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा बैठा था, अपने माँ बाप को एक करने का सपना, वो मौत के बाद भी पूरा नहीं हो सका। पोस्टमार्टम के बाद जब तीनों के शव बाहर आए तो दोनों परिवारों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। मुरलीधर के घर वाले उनके शव को अपने गांव ले गए, वहां उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि संगीता और कुणाल के शव को संगीता के मायके वाले ले गए। जीते जी अपने माता पिता को एक छत के नीचे लाने की जिद करने वाला कुणाल मरने के बाद भी अपने माँ बाप को एक चिता पर नहीं लेटा सका। इस हादसे के बाद उनके घर में अकेला रह गया वो स्ट्रीट डॉग शेरू। 3 दिनों तक शेरू दरवाजे पर बैठकर अपने मालिकों का इंतजार करता रहा। ना उसने कुछ खाया और ना पिया। बाद में एक एनजीओ की मदद से शेरू को रेस्क्यू करके शेल्टर होम भेजा गया। ये दुखद घटना हर माता पिता और समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब घर में पति पत्नी या बड़ों के बीच भेदभाव होते हैं तो उसका सबसे गहरा और जानलेवा असर अक्सर बच्चों पर ही पड़ता है। इसलिए अगर आपके आसपास या आपके परिवार में भी कोई इंसान ऐसे डिप्रेशन या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उनका ख्याल रखें। दोस्तों, आज की स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की ट्रू स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। 28 फरवरी 2026 रात के करीब 9 बज रहे थे। भुवनेश्वर के जीजीपी कॉलोनी के स्कूल के पास वाला वो मैदान जो अमूमन शांत रहता है, उस रात एक खौफनाक चीख से दहल उठा। 32 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में एक सफल यूट्यूबर बनने के सपने थे, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राहुल महाराणा को सरेआम चाकू से गोंद दिया गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया एक कदम था, या फिर इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट 3 महीने पहले ही
बंद कमरे के अंदर लिखी जा चुकी थी। घटना वाली रात यानी 28 फरवरी शनिवार को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। राहुल महाराणा अपने दोस्त शिवा और अन्य साथियों के साथ मंचेश्वर पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाली जीजीपी कॉलोनी के एक स्कूल के पास वाले मैदान पर बैठा था। पुलिस के मुताबिक वहां पर माहौल काफी रिलैक्स था जब तक एक छोटी सी बात ने वायलेंट टर्न नहीं ले लिया। राहुल का एक दोस्त फोन पर काफी जोर जोर से बातें कर रहा था और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा था। उनके करीब ही 3 और लोग बैठे थे। संग्राम केसरी बेहरा जो जम्मू कश्मीर में तैनात एक जवान है और उसके 2 भतीजे समरेंद्र और सुशांत। पुलिस का कहना है इन लोगों को उस शोर शराबे से डिस्टर्ब हुई। बात बढ़ी, बहस शुरू हुई और देखते देखते ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया। राहुल अपने दोस्त शिवा का बचाव करने के लिए बीच में कूद पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। सडन प्रोवोकेशन यानी अचानक आए गुस्से में जवान के भतीजे ने चाकू निकाला और सीधा राहुल के सीने में उतार दिया। इस घटना के सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही पुलिस कमिश्नर ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और बाइक के नंबर प्लेट ट्रैकिंग के जरिए तीनों अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस के लिए यह केस ओपन एंड शट था, एक मामूली झगड़ा जो मर्डर में बदल गया। लेकिन क्या यह केस इतना ही सिंपल था या फिर और कई बड़े बड़े राज से पर्दा उठने वाला था? जैसे ही राहुल की मौत की खबर फैली, राहुल की वाइफ दिव्य दर्शनी दास ने इस इत्तेफाक वाली पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। दिव्य दर्शनी का आरोप है कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं बल्कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी थी। उनका दावा है कि राहुल की जान के पीछे वो लोग थे जिनसे उनका पुराना पार्किंग डिस्प्यूट चल रहा था। 10 फरवरी यानी इस घटना से 18 दिन पहले इस दिन राहुल ने अपने बिजनेस यूनिट के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ लोगों को मना किया था। उस ग्रुप में 5 लोग शामिल थे। दिव्य दर्शनी का कहना है कि उस दिन जो झगड़ा हुआ था उसकी शिकायत उन्होंने मंचेश्वर पुलिस स्टेशन में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ उस दिन एफआईआर लिखते समय पुलिस ने इस पुराने घटना को जिक्र करने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर झगड़ा राहुल के दोस्त के फोन कॉल की वजह से शुरू हुआ था तो फिर उन हमलावरों ने उस दोस्त को छोड़कर सिर्फ राहुल को ही टारगेट क्यों किया? वो दोस्त अब कहाँ है और उसका बयान क्या है? क्या पुलिस किसी बड़े रैकेट को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था? कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब राहुल के परिवार वाले एक ऐसा नाम लेते हैं जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। परिवार वालों का कहना है कि इस मर्डर की प्लानिंग 3 महीने पहले से ही चल रही थी। शक की सुई अब तन्वी नाम की एक लड़की जो बिहार की रहने वाली है और उसके कुछ करीबी जैसे प्रभात गुप्ता की तरफ घूम चुकी है। बताया गया करीब 2 महीने पहले एक शादी के दौरान बड़ा विवाद हुआ था। राहुल इस मामले में बहुत कुछ जानता था, ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो कई बड़े रैकेट से पर्दा उठा सकते थे। ये मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है और राहुल पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अपना मुंह बंद रखे। परिवार वालों का कहना था राहुल को फोन पर लगातार धमकियां मिल रहे थे और उनका यह भी कहना है कि उस मैदान पर वो एक सेटअप था ताकि मर्डर को एक रैंडम क्राइम का रूप दिया जा सके। तो क्या संग्राम सिंह बेहरा और उनके 2 भतीजे सिर्फ मोहरे थे? ये पॉइंट टू पॉइंट हमला चीख चीख कर कह रहा था कि कातिल को अच्छे से पता था कि राहुल के बॉडी के किस हिस्से पर वार करना है। भुवनेश्वर, जिसे हम ओडिशा का सबसे साफ और स्मार्ट सिटी मानते हैं, वहां सरेआम एक यूट्यूबर का कत्ल हो जाना प्रशासन पर एक बड़ा तमाचा है। राहुल महाराणा का केस अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा बल्कि ये शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था का चेहरा बन गया है। लोग अब ये पूछने लगे तो क्या भुवनेश्वर अब रहने लायक नहीं बचा? शाम के 9 बजे स्कूल के पास वाले एक मैदान पर शराब की बोतलें मिलना और उसी रात चाकूबाजी से किसी की जान चली जाना, तो क्या यहाँ के अपराधियों के दिल से अब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है राहुल का दोस्त शिवा।
पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सारा झगड़ा उसी दोस्त के फोन कॉल और गाली गलौज से शुरू हुआ था। लेकिन क्या आपने गौर किया, हमलावरों ने उस दोस्त को खरोच तक नहीं आने दी जिसने असल में विवाद शुरू किया। उन्होंने सारा गुस्सा राहुल पर उतार दिया। पुलिस का कहना है राहुल इस दौरान उन सभी के बीच में कूद पड़ा था। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हमला इतना सटीक और टारगेटेड था जैसे कातिल सिर्फ राहुल का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहुल का वो दोस्त जो घटना के समय वहां मौजूद था, पुलिस ने उसका नाम और लोकेशन अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया था? क्या वो दोस्त वाकई में राहुल का दोस्त था या फिर उसे राहुल को डेथ ट्रैप तक लाने के लिए इस्तेमाल किया गया? जीजीपी कॉलोनी के उस मैदान में उस वक्त शराब की बोतलें और ग्लास बरामद हुए थे, जिससे यह साफ है कि वहां पार्टी चल रही थी। परिवार वालों का कहना है मैदान पर वो एक सेटअप था जो राहुल के लिए तैयार किया गया था। परिवार वाले चाहते हैं राहुल के दोस्त के बयान को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी को सच्चाई का पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोस्त किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हो जो तन्वी और प्रभात गुप्ता के इशारों पर काम कर रहा था। क्राइम की दुनिया में कोई भी मर्डर अचानक नहीं होता, सभी के पीछे एक ट्रेल होता है। राहुल के केस में वो ट्रेल फरवरी 2026 में शुरू हुई थी। राहुल अपने बिजनेस यूनिट के बाहर 5 लोगों को गाड़ी पार्किंग करने से टोक रहा था। उस दिन बहस सिर्फ तूतू मैमे पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने राहुल को जान से मारने तक की भी धमकी दी थी। वाइफ दिव्य दर्शनी का कहना है कि उन्होंने मंचेश्वर पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन 5 लोगों का कनेक्शन इन 3 गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ हो सकता है? परिवार वालों का कहना है कि पुलिस उस पार्किंग विवाद को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस की नाकामयाबी सबके सामने ना आ जाए। अगर पुलिस ने घटना से पहले उन लोगों को वार्निंग दी होती तो शायद 28 तारीख की रात को वो खूनी खेल नहीं रचा जाता। ये कोई सिस्टम का फेलियर है या फिर जानबूझ के रचा गया कोई खूनी खेल? अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने इस केस को पूरी तरह से घुमा दिया, तन्वी और प्रभात गुप्ता। परिवार ने सीधे सीधे तौर पर इन दोनों का नाम लिया। बताया जा रहा है कि तन्वी जो बिहार की रहने वाली है, उसका एक विवाद राहुल के किसी करीबी मामले से जुड़ा था। राहुल के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो तन्वी और प्रभात के लिए लीगल परेशानियां खड़ी कर सकते थे। कोर्ट में वो मामला पेंडिंग होने के बावजूद भी राहुल को लगातार धमकियां भरे फोन आ रहे थे और इसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था। तो फिर क्या ये पार्किंग के झगड़े के जरिए राहुल को रास्ते से हटाने की तैयारी हो रही थी? परिवार का दावा है कि मर्डर पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग के साथ किया गया था। चाकू के वार को सीधा सीने पर लगना ये बताता है कि हमलावर को ट्रेनिंग दी गई थी या वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से आया था। परिवार के लोगों ने डीसीपी से गुहार लगाई कि इस पूरे घटना की अच्छे से जांच होनी चाहिए। आखिर एक यूट्यूबर के पास ऐसा क्या था जिससे ये लोग इतना डर गए थे कि उसे खत्म करने के लिए 3 महीने तक प्लानिंग करनी पड़ी। राहुल के बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस को पता चला कि चाकू का वार इतना सटीक था कि वो किसी मामूली गुस्से का नतीजा नहीं लग रहा था। आमतौर पर सडन प्रोवोकेशन में हमला अनियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पर कातिल को पता था कि वार किस हिस्से पर करना है। राहुल की मौत के बाद भुवनेश्वर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन तक सिर्फ एक ही नारा गूंजा, जस्टिस फॉर राहुल महाराणा। हजारों लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार और लोगों के मन में एक शक का बीज बो दिया। पुलिस इस केस को सडन प्रोवोकेशन कह रही है, जबकि सारे सबूत प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बाइक के नंबर प्लेट का इतना जल्दी मिल जाना और इन 3 लोगों का बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के इतना सटीक तरीके से मर्डर करना, ये कई सवाल खड़ा करता है। राहुल महाराणा की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि ये उस भरोसे की मौत थी जो हम कानून और सुरक्षा पर करते हैं। पुलिस की तहकीकात में क्या वाकई सच सामने आएगा या फिर ये भी किसी फाइल के नीचे दबकर रह जाएगा? राहुल महाराणा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके छोड़े गए सवाल भुवनेश्वर की हवाओं में
गूंज रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तन्वी और प्रभात गुप्ता का सच कभी सामने आ पाएगा? इस कहानी में इतने सारे सस्पेंस है कि किसी एक पर उंगली उठाना मुश्किल है। पुलिस की हड़बड़ी और परिवार के सनसनीखेज आरोप के बीच सच्चाई कहीं न कहीं गुम हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा था या फिर राहुल किसी बड़े प्लान का शिकार हो गए? दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।